हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। एसआई यूनिट इज केल्विन एंड अदर यूनिट इज डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर जो होता है वो एक रिलेटिव मेजर होता है जो हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन और एक अदर यूनिट है जिसको डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं। हीट क्या होती है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम और इस सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है जो किन्हीं दो सिस्टम के बीच में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ट्रांसफर होती है, या फिर कह सकते हो कि सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ट्रांसमिट होती है। और हीट हमेशा याद रखिएगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो करती है। हीट का जो एसआई यूनिट है वही एनर्जी का है जिसको हम जूल लिखते हैं। ठीक, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्टेन यूजिंग थर्मोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर को जब भी हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर का यूज करते हैं। मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स चेंज सफिशिएंटली विथ टेम्परेचर, लाइक लेंथ, हाइट, वॉल्यूम, प्रेशर। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको मेजर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। देखिए तीन टाइप के स्केल होते हैं। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस स्केल में जो सबसे लोअर टेम्परेचर मेजर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट या फिर इसको आइस पॉइंट भी कहते हैं। अपर वाला टेम्परेचर इसमें मेजर होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इसको कहते हैं स्टीम पॉइंट या फिर अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं इसको। दूसरा स्केल होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में ये आइस पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है और स्टीम पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अच्छा, फ़ारेनहाइट स्केल में 32 से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक 180 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसी तरीके से जो डिग्री सेल्सियस है वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। फिर उसके बाद थर्ड स्केल आता है केल्विन स्केल। इसमें जो आइस पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है, जिसको हम लोग नियर अबाउट 273 केल्विन यूज करते हैं। अपर पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि जो इसका स्टीम पॉइंट होता है वो 373.15 केल्विन होता है, जिसको हम 373 केल्विन के इक्वल मेजर करते हैं। इसमें भी 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं जैसे डिग्री सेल्सियस में होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों स्केल में आपस में एक रिलेशन हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया कि डिग्री सेल्सियस वाला जो स्केल है इसमें कोई जनरल टेम्परेचर हमने C डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लिया, उसी के करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर F फ़ारेनहाइट के इक्वल कंसीडर कर लेते थे। उसी प्रकार केल्विन स्केल में मान लेते हैं वही वाला टेम्परेचर K केल्विन के इक्वल। तो इन तीनों में रिलेशन हम ऐसे बनाएंगे, जैसे ये जो जनरल टेम्परेचर है माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, जनरल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और यही काम दूसरे स्केल के लिए करेंगे। तो F माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 हो जाएगा अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू केल्विन स्केल के लिए K माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक, फिर इनको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो सॉल्व करोगे तो आप तो देखो यहाँ पर आ जाएगा C अपॉन 100। ठीक है, ये 100 आ गया इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन ये 212 माइनस 32 180 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 100 बनेगा। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसमें थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं 5 से, इसको 20 से और काट देते हैं। 20 से सबको काट दिया तो हमारे पास एक नया रिलेशन बन के आ जाएगा, दैट इज F माइनस 32 अपॉन 9। ये वाला रिलेशन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। F माइनस 32/9 इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे
अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है तो यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह पुटअप करेंगे। फॉरेनहाइट निकालना है तो ये पूरा रिलेशन यूज कर लेंगे, फॉरेनहाइट की ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से केल्विन के साथ रिलेशन होता है। क्लियर हुआ बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। ये F-32 को हम अगर डेल्टा F लिख दें और नीचे अपॉन 9 इज इक्वल टू, ऐसे C को डेल्टा C बाई 5 लिख दें, K-273 को डेल्टा K और अपॉन 5 लिख दें। इस तरीके से ये रिलेशन, अगर ये वाला फॉर्म हम ऐसे यूज करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डेल्टा F, डेल्टा C और डेल्टा K ये चेंज इन टेम्परेचर्स होते हैं। डेल्टा एफ है चेंज इन टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल, डेल्टा सी है चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल, डेल्टा के है चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। चेंज इन टेम्परेचर अगर हमको पता हो एक स्केल में, तो दूसरे स्केल में कितना चेंज होगा टेम्परेचर का, ये हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। कहते हैं टेम्परेचर विच हैज द सेम वैल्यू ऑन डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल में सेम होती है? तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने मान लिया कि वो वैल्यू x के इक्वल है, तो फॉरेनहाइट में x जो है वो f के इक्वल हो जाएगा। -32/9 इज इक्वल टू C/5 होता है, तो C की जगह भी x रख देते हैं क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है। और इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे तो यही वो टेम्परेचर आ जाएगा जो फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल में दोनों में सेम है। तो x की वैल्यू यहां से आ जाती है -40। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? नेक्स्ट कहते हैं टेम्परेचर विच हैज सेम वैल्यू ऑन फॉरेनहाइट एंड केल्विन स्केल। अब फॉरेनहाइट और केल्विन स्केल में ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसकी वैल्यू सेम होगी? तो मान लिया कि वो x है, तो अब यूज किया x -32/9 इज इक्वल टू x -273/5। ठीक है, केल्विन की जगह x यूज कर लेंगे, फॉरेनहाइट की जगह x यूज कर लेंगे और यही x फाइंड आउट कर लेंगे। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेना है। ये आ गया देखो हमारे पास 574.25। ठीक है, ये इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, आप चाहो तो इनको याद भी कर सकते हो क्योंकि इनके अलावा कोई और टेम्परेचर ये नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। देखो कहते हैं कि एक बॉइलिंग वाटर है और उसमें एक डिग्री सेल्सियस वाला स्केल पड़ा हुआ है, एक फॉरेनहाइट वाला स्केल पड़ा हुआ है। कहते हैं आइस पोर्ड इन वाटर टिल टेम्परेचर रीड्स फॉरेनहाइट स्केल 176 फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट स्केल में जब तक कि 176 फॉरेनहाइट तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसमें आइस मिलाते हैं। और पूछ रहे हैं फाइंड चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल। इस डिग्री सेल्सियस स्केल में कितना चेंज इन टेम्परेचर आएगा ये निकालना। तो देखो फॉरेनहाइट स्केल में जब ये बॉइलिंग वाटर है तो इनिशियली वो कितना रीड कर रहा होगा? 212 फॉरेनहाइट। ठीक है, इनिशियल जो टेम्परेचर होगा वो 212 होगा। फिर उसके बाद इसमें हम आइस मिला रहे हैं, तो आइस मिलाते मिलाते इसका टेम्परेचर डाउन होगा और कहाँ पहुंच जाएगा? 176 फॉरेनहाइट। तो 176 फॉरेनहाइट बाद में टेम्परेचर आ जाता है, तो कितना डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का? ये है डेल्टा एफ। और डेल्टा एफ की वैल्यू फिर हम ऐसे निकाल लेंगे 212 माइनस 176 से, तो ये आ गया 36 फॉरेनहाइट के इक्वल। ठीक है, ये चेंज इन फॉरेनहाइट हमारे पास आ गया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एफ बाई 9 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई 5। डेल्टा एफ की वैल्यू हमको पता है 36, रख देंगे और यहाँ से डेल्टा सी निकाल लेंगे। तो देखो डेल्टा सी आ जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर फॉरेनहाइट में चेंज आया है 36 का, तो डिग्री सेल्सियस में यहां से यहां तक जो चेंज आया होगा डेल्टा सी, वो 20 का। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन ये है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। डायरेक्ट आप याद रखिए, पी यहां पर गैस का प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, म्यू होते हैं नंबर ऑफ मोल्स और आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस इज -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मिनिमम टेम्परेचर है आइडियल गैस के लिए वो 0 केल्विन के इक्वल होता है, और ये 0 केल्विन की वैल्यू 273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर जो मेजर किया गया है वो 0 केल्विन है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो स्केल बना हुआ है
इस स्केल में ध्यान से देखिए, ये टेम्परेचर केल्विन में 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हैं, मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो मेजरेबल। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपसे टेम्परेचर पूछ लिया जाए कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, है ना, तो वही फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला जो रिलेशन है उसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आता है 459.61 फ़ारेनहाइट के इक्वल, ठीक है। तो याद रखिए, 0 केल्विन के करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू होती है, और वही 0 केल्विन के करस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू होती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्मल एक्सपेंशन पर। तो देखिए, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो डायमेंशन में इंक्रीज आता है उसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए, ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन कैसा होता है? जैसे मान लीजिए कोई रॉड टाइप की बॉडी है, लीनियर बॉडी, ठीक है, जिसकी लेंथ एल दे रखी है, और इसको सपोज दैट हीट अप करते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज होता है। तो डेल्टा टी इंक्रीज करने पर इसकी जो लेंथ है वो सपोज दैट डेल्टा एल इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो डेल्टा एल लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यही टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। और ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा कहलाता है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर। ठीक, अब इस फॉर्मूले से अगर हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ निकालें तो डेल्टा एल बाई एल, ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ की वैल्यू हो जाएगी अल्फा डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन कब होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शीट टाइप की बॉडी है, ये जैसे स्क्वायर शीट हुई या रेक्टेंगुलर शीट हुई, मतलब जिसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी, लेकिन जो उसकी थिकनेस होगी वो लगभग नेग्लिजिबल। तो ऐसी टाइप की बॉडी है, उसको जब हम हीटअप करते हैं तो इसका एरिया इंक्रीज करता है। तो मान लेते हैं कि जो चेंज इन एरिया आया या इंक्रीज इन एरिया आया वो डेल्टा ए के इक्वल है। तो ये डेल्टा ए जो है वो इनिशियल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए, और यही टेम्परेचर चेंज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से रिलेशन मिलेगा डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। और ये प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बीटा से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, या इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरा नाम भी इसका है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अब यहां से देखिए, अगर फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया हम निकालते हैं तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो बीटा है इसका रिलेशन अल्फा के साथ भी होता है। ये ऊपर जो अल्फा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के इक्वल होती है, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर जो लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है वो 2 डायमेंशन में हो रहा है ना। एक एक्स डायमेंशन में भी लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है, और एक वाई डायरेक्शन में भी लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है। तो बीटा की वैल्यू जो है वो 2 अल्फा के इक्वल होती है। थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही है, ठीक है, जैसे कोई क्यूब हो गया। तो इसको जब हम हीट अप करेंगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा डेल्टा वी, वो इनिशियल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिलेशन बनेगा डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाले तो लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। गामा और अल्फा में भी रिलेशन बन जाएगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, और जेड डायरेक्शन में भी हो रहा है। तीनों डायमेंशन में एक्सपेंशन होता है। तो गामा की जो वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स अल्फा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाई 0.1518% व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाई 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड अल्फा ऑफ मेटल। अल्फा निकालना है। ये आपको देखो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज दे रखा है, मतलब आपको क्या दिया है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये आपको दिया है।
तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 की वैल्यू हो गई 0.18। तो यहां से हमने निकाल लिया डेल्टा वी बाई वी, ये आ गई वैल्यू। और डेल्टा वी बाई वी को लिख सकते हैं गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको और इसको कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर किया और डेल्टा टी की वैल्यू यहां से लिख दी 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। चेंज इन टेम्परेचर हमको दे रखा है ये 30, तो इसकी वैल्यू 30 आ गई। यहां से हमने गामा निकाल लिया और गामा को फिर पुटअप कर दिया 3 अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो यहां से फिर फाइनली अल्फा आ गया और अल्फा की वैल्यू आ जाती है 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है? बाई मेटेलिक जैसा इसका नाम है, यहाँ पर दो मेटल की स्ट्रिप होंगी, एक ए और एक बी। ठीक है, ये ए और बी दो मेटल की स्ट्रिप है। इसमें अल्फा अल्फा बी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ए का ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू बी। अब इसको हम हीट अप करते हैं, तो देखो जब हम हीट करेंगे तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ग्रेटर है उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी। तो ये वाली जो स्ट्रिप है उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, इसकी लंबाई कम बढ़ेगी। लेकिन चूंकि दोनों जुड़ी हुई हैं तो जुड़े जुड़े ही इनकी लंबाई जब बढ़ेगी तो देखो क्या होगा कि ये जो है वो कर्व्ड शेप में मुड़ जाएगी। स्ट्रिप जो है वो कर्व्ड शेप में मुड़ जाएगी और इसमें जिसकी लंबाई ज्यादा है वो स्ट्रिप ऊपर रहेगी और जिसकी कम है वो स्ट्रिप अंदर रहेगी। ठीक है, ऐसा हो। अगर इसी को हम कूल करते हैं तो कूलिंग में देखो क्या होता है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ग्रेटर होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी ग्रेटर होता है। तो ये वाली जो स्ट्रिप है वो अब अंदर रहेगी, इसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा और बी का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो ये बाहर की तरफ आएगी। तो इस कंडीशन में इस स्ट्रिप की जो बेंडिंग है वो ऐसे होगी कूलिंग के टाइम, और हीटिंग के टाइम ऐसे होगी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, थर्मल स्ट्रेस इन रिजिडली फिक्स्ड रॉड। ये मान लीजिए एक रिजिडली फिक्स्ड रॉड है ना, दो वॉल के एंड पर ये फिक्स्ड है और इसको हीट अप करते हैं। तो हीट अप करने पर इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होने की कोशिश होगी, जिससे ये वॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जिससे थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो जब हम इसको हीट अप करते हैं तो देखो थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी। और y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस अपॉन y। तो थर्मल स्ट्रेस अपॉन y इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम अल्फा डेल्टा थीटा। यहां से थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी y अल्फा डेल्टा टी और थर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी y a अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, इसको हम ये लिख सकते हैं। समझ आया बेटा? तो थर्मल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और थर्मल फोर्स का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वाई ए अल्फा डेल्टा। ठीक है, तो देखो यहाँ तो एक और कॉन्सेप्ट इसी में है कि अगर हीटअप करते हैं तो ये कंडीशन बनती है, लेकिन अगर उसको हम कूल करते हैं तो भी ऐसी कंडीशन बनेगी, बस फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। जैसे फिर से रॉड ये दोनों एंड्स पर फिक्स्ड है, तो इसको जब हम कूल करेंगे टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये जो रॉड है उसकी लेंथ कम होगी। ठीक है, लेकिन चूंकि दोनों एंड पर फिक्स्ड है तो क्या होगा, ये जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगी दीवार के ऊपर इधर अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा और दीवार इस पर बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगी। समझ रहे हैं ना बात को? थर्मल स्ट्रेस हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ब्रास वायर ऑफ फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट लेंथ 1 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, इफ इट इज कूल्ड टू -20 डिग्री सेल्सियस, फाइन टेंशन डेवलप्ड इन द वायर। अल्फा ऑफ ब्रास दे रखा है, वाई दिया है उसका, रेडियस ऑफ वायर दे रखा है। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी डेवलप्ड होगी हमको पता है, एफ इज इक्वल टू होता है वाई ए अल्फा डेल्टा टी, रख दिया। वाई की वैल्यू पुटअप कर दी, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसकी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में देखो कन्वर्ट कर लिया, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू अल्फा की वैल्यू हो गई 1.2 इंटू 10⁻⁵ और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, सॉरी फॉल इन टेम्परेचर, है ना, क्योंकि पहले 20 डिग्री सेल्सियस पर था फिर उसके बाद -20 डिग्री सेल्सियस कूल करते हैं इसको। तो फॉल इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? अगले पॉइंट पर आते हैं, एग्जाम्पल 2 देखो, कहते हैं फाइंड कंडीशन एट विच द जंक्शन बिटवीन द टू रॉड्स विल नॉट शिफ्ट ऑन कूलिंग और हीटिंग। जैसे दो रॉड दे रखी है ना, ये एल लेंथ की, ये भी एल लेंथ की है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 और y दे रखा y1। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 और यंग्स मॉडुलस दे रखा y2। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि
जब हम इसको हीट या कूल करते हैं तो इसका जो जंक्शन है वो शिफ्ट नहीं करता है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी? तो देखो, जब हीट या कूल करेंगे तो इनके अंदर जो फोर्सेस डेवलप्ड होंगे, अगर वो फोर्सेस ऐसे डेवलप्ड होते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इतना फोर्स दोनों के अंदर डेवलप्ड हो रहा है, तो फिर ये जो जंक्शन है वो शिफ्ट नहीं होगा। तो जब फोर्स सेम हो जाएंगे तो ये कंडीशन अचीव होगी। तो फोर्स को सेम कर दिया तो y1 a अल्फा 1 डेल्टा टी इक्वल टू y2 a अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर a डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिलेशन बनेगा y1 अल्फा 1 इज इक्वल टू y2 अल्फा 2। ठीक है, ये रिलेशन वैलिड होता है। क्लियर बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है? देखिए, वाटर को जब हम हीट अप करते हैं बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, वॉल्यूम जो है इसका वो डिक्रीज करता है, यही इसका एनोमैलस एक्सपेंशन है, एनोमैलस बिहेवियर है, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर। जनरली क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन वाटर के केस में ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है, तो यही इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है, यानी इसी को कहते हैं एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब इसका हम टेम्परेचर राइज करते हैं यहां से, तो फिर से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम इसका मिनिमम होता है, और जब 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम होगा तो हम कहेंगे डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगर डेंसिटी का हम ग्राफ बनाए टेम्परेचर के साथ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। ये बात समझ में आई बेटा सबको? ओके, तो बेटा अभी इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे से।